कैमरा सेट है? हाँ सुनो, हिंदी का गैस पेपर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। एक एक लेक्चर स्टेप बाय स्टेप भेजे जाएंगे, उन्हें आप रीड करेंगे, ठीक है। चलो हिंदी के गैस पेपर में सबसे पहले हिंदी के गैस पेपर में व्याकरण तैयार कराई जाएगी, ग्रामर। हिंदी के गैस पेपर में व्याकरण पोर्शन पहले ले रहे हैं, किताब बाद के पढ़ाई जाएगी, ठीक है। प्रत्येक दिन एक लेक्चर तैयार करें। ग्रामर के 15 लेक्चर हैं, कितने? उन 15 लेक्चर में 15 क्वेश्चन फंसेंगे, मैंने हर लेक्चर में एक क्वेश्चन की गारंटी है। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट यूनिट है ग्रामर की पद्य साहित्य का इतिहास। यूनिट 1 है पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य साहित्य का इतिहास एक क्वेश्चन इसमें से आना है, ध्यान से देखना है। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर मेन क्वेश्चन पे आएंगे। पद्य साहित्य के इतिहास में या काव्य साहित्य का इतिहास, ठीक है। पद्य या काव्य, ठीक है। पद्य बोलो या काव्य बोलो, एक ही बात है। काव्य, पद्य या काव्य साहित्य के इतिहास में वो हम 4 भागों में बांटते हैं, कितने? पद्य साहित्य के इतिहास को या काव्य साहित्य के इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भाग। सबसे पहले है आदिकाल। सबसे पुराना समय होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? आदिकाल कहते हैं। ऐसा काल माने क्या होता है? समय। आदि माने पुराना, ऐसा समझो, पुराना हो, आदिकाल। इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर गाथा काल क्यों कहते हैं? इस वीर माने होता है वीर रस, गाथा माने कहानी, और काल माने समय। इस समय वीर रस से परिपूर्ण कहानियां लिखी गई। कैसी गाथा लिखी गई? वीर रस से परिपूर्ण, तो इसीलिए इसे वीर गाथा काल कहते हैं। इसे चारण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चारण काल क्यों कहते हैं? यहाँ पर जो कवि थे वो आश्रय दाता थे। कैसे थे? आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा करते थे, माने जिन राजाओं के आश्रय रहते थे उनकी प्रशंसा करते थे। इनको कवियों को भाट कहते थे। क्या? और भाट को ही चारण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो राजा की प्रशंसा लिखा करते थे, इसीलिए इसे चारण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ के कवियों को भाट या चारण कहा जाता था। उनके यहाँ बोलबाला था, इसलिए इन्हें चारण काल कहते हैं, ठीक है। चलो, तुमने देखो फिल्मों वगैरह में देखा होगा एक दो कि राजा की प्रशंसा में ढपली बजा के लोग उनके गुणगान गाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कवि भाट या चारण कहलाते हैं, ठीक। तो उनकी थे इसीलिए चारण काल। तो इसके 3 नाम हैं। उसके बाद आ जाओ भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहते हैं। हिंदी का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? ओटी आ सकती है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं। और दूसरा होता है रीति काल, तीसरा है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। अपने कोर्स में आधुनिक काल है, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे? आधुनिक काल से। अपन को तैयार करना है कौन? आधुनिक काल, ठीक। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस देखेंगे। स्वर्ण काल, भक्ति काल, जो इसका वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल का वर्गीकरण हम कर रहे हैं, ध्यान दें। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, और दूसरी निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के 2 भाग हैं, राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति धारा के 2 हैं, ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, और प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। ध्यान से देखेंगे। ये हमने वर्गीकरण किया है किसका? भक्ति काल का। ये भक्ति काल का वर्गीकरण है। अभी हमें
इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है अभी, हम अब फिर स्पेशल क्वेश्चन पे आएंगे। पहले एक तुम्हारे दिमाग में ग्राफ बन जाए कि उसमें हमें पढ़ना क्या है। आधुनिक काल के 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? आधुनिक काल के 6 भाग हैं। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है तुम्हारा भारतेंदु युग। क्या है? भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। दूसरा है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। तीसरा है भक्ति छायावाद। क्या है? छायावाद। फिर उसके बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद। उसके बाद है प्रयोगवाद, प्रयोग। नई कविता, नई नई कविता। ये 6 युग हैं। कितने हैं? अपने कोर्स में ये 6 क्वेश्चन पढ़ने हैं। कितने? ये 6 प्रश्न पढ़ने हैं। एक युग में 3 बातें पढ़ी जाएंगी। विशेषताएं, कवि, रचनाएं। सबसे ज्यादा विशेषताएं आती हैं, फिर 2 कवि 2 रचनाएं, कभी कभी 4 कवि पूछ लेते हैं। माने 3 हेडिंग है प्रत्येक क्वेश्चन में। कितनी है? विशेषताएं, कवि और रचनाएं। तो 6 क्वेश्चन बनेंगे। एक युग अपन को अलग से पढ़ना पड़ेगा, रहस्यवाद। रहस्य ये अलग से है, रहस्यवाद। एक तो इस तरीके से ये थी आपकी इंट्रोडक्शन। फिर दोबारा से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दें, गौर करो। पद्य साहित्य के इतिहास, ग्रामर की पहली यूनिट, हिंदी ग्रामर की पहली यूनिट है पद्य साहित्य का इतिहास। इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से अध्ययन करेंगे? सबसे पद्य और काव्य, ठीक है। पद्य या काव्य क्या है? कविता ही हम कविता कहें, कविता वास्तव में पद्य काव्य का ही रूप है, ठीक है। तो पद्य या काव्य एक ही है। पद्य का मतलब होता है जिसमें लय हो, क्या हो, ठीक है, तुक हो और छंदों में बंधी हो। छंदों में तो लय, तुक एवं छंदबद्ध रचना को पद्य कहते हैं। हमें पद्य का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं पद्य का मतलब, यहाँ लिख लो, लय, तुक एवं छंदबद्ध रचना। छंदबद्ध रचना पद्य कहलाती है। छंदबद्ध रचना पद्य कहलाती है, पद्य कहलाती है। अच्छा, हिंदी के पूरा अध्ययन जो तुम्हारा है वो ग्राफिक्स और ट्रिक्स की सहायता से कराएंगे। अगर आपने हमारे ग्राफ और ट्रिक देख लिए 100% मार्क्स मिलेंगे। हिंदी में भी 100 में 100 आ सकते हैं, ठीक है, कई बार आए हैं, ठीक है। 90 के ऊपर तो बहुत सारे लोगों के आ सकते हैं। मेहनत करोगे, आज से बिल्कुल स्टार्ट कर दें, हमारे साथ चलते जाएं। रोज हम तुम्हें एक लेक्चर उपलब्ध कराएंगे। तो लय, तुक एवं छंदबद्ध रचना क्या कहलाती है? पद्य कहलाती है। पद्य वास्तव में हृदय की भाषा है। पद्य क्या है? या फिर कर लो, पद्य कैसी भाषा है? हृदय की भाषा है। ये भावना प्रधान होता है। क्या होता है? ये 2 विशेषता हो गई। पद्य की पहली विशेषता हृदय की भाषा है और भावना प्रधान होता है। अच्छा, फिर क्या? पद्य साहित्य का के इतिहास का वर्गीकरण। पद्य साहित्य के इतिहास का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, तो इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? पद्य साहित्य के इतिहास के 4 भाग हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक, ये इंट्रोडक्शन के रूप में है। ये इंट्रोडक्शन आना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन पता होगी तभी हम अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं कि कौन क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो हमने बताया आदिकाल को वीरगाथा काल या चारण काल भी कहते हैं, भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहते हैं, रीतिकाल, आधुनिक काल। अपने कोर्स में कौन है? आधुनिक काल है। आधुनिक काल में कितने भाग हैं? 6। पहला कौन है? भारतेंदु युग। दूसरा द्विवेदी युग। तीसरा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। एक अलग से है रहस्यवाद, ठीक है। अच्छा, भक्ति काल का वर्गीकरण सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति धारा के 2 भाग, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, ठीक। और देखो इसमें थोड़ा एक बात और जोड़ना है। राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास ने राम के बारे में लिखा है। और राम कहाँ के थे? अवध के। कहाँ के थे? तो इनकी प्रमुख भाषा अवधी है। इनकी प्रमुख भाषा कौन है? अवधी है। और ये लोकनायक कवि हैं। कैसे हैं? लोकनायक कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। ये रस सिद्ध कवि भी कहे जाते हैं। रस सिद्ध कवि, रस सिद्ध कवि। रस के प्रयोग में ने सिद्धता हासिल थी,
ये इनकी दो विशेषताएं हैं तुलसीदास की। ये लोकनायक कवि हैं और रस सिद्ध कवि हैं। जबकि जो ये इनके प्रमुख हैं सूरदास। कौन है? सूरदास ने कृष्ण के बारे में ज्यादा लिखा है और कृष्ण कहाँ कहते हैं? ब्रज के। तो इनकी प्रमुख भाषा कौन है? ब्रज भाषा है। कौन सी है? इन्होंने ब्रज भाषा का उपयोग किया है। किसका किया है? ब्रज भाषा। इन्हें काव्य जगत का सूर्य कहा जाता है। काव्य जगत का सूर्य किसे कहा जाता है? काव्य जगत का सूर्य। काव्य जगत का सूर्य कहते हैं किसे? सूरदास को काव्य जगत का सूर्य कहते हैं। ओटी आ सकती। काव्य जगत का सूर्य किसे कहते हैं? काव्य जगत का सूर्य। सूरदास को काव्य जगत का सूर्य कहा जाता है। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहते हैं। वात्सल्य रस का सम्राट। वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास है। ठीक। तो इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन थी। ठीक। ये एक प्रकार की क्या है? इंट्रोडक्शन है। अब हम तुम्हें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो 7 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, कितने बनेंगे? ये अपने यहाँ कोर्स में आते हैं। ये 7 भारतीय युग की काव्यगत विशेषताएं, कवि रचनाएं, द्विवेदी युग की काव्यगत विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं, या अपन का है प्रवृत्तियां। काव्यगत विशेषता यहाँ कभी कभी जटिल शब्दों का उपयोग कर लेते हैं। प्रवृत्तियां क्या? विशेषताओं को यहाँ क्या करके लिख देते हैं? प्रवृत्तियां। रचनाओं को यहाँ कह देते हैं कृतियां। क्या? कभी कभी क्लिष्ट शब्दों का उपयोग करते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इन शब्दों को भी हम धीरे धीरे तुम्हें बताते रहेंगे। रचना की जगह क्या आ सकता है? कृतियां। विशेषता की जगह प्रवृत्तियां। ठीक है। तो इन शब्दों का भी ध्यान रखें। माने हर बात एक एक, एक करके बताई जाएगी पूरे 100%। ठीक है। बस रीड करते रहें। इतना आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करो। हाँ स्टार्ट। सुन ध्यान दो। तो पद्य साहित्य के इतिहास, इसमें पहला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन हो चुकी थी पहले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन हो चुकी थी। अब इसका अगला क्वेश्चन है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, इसकी समय सीमा बताएं। एक सीधा क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में कभी भी। ठीक है। कई बार आया है। क्या कहेगा वो? पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, उसकी समय सीमा बताओ। ठीक है। ठीक है। और इसी में आगे क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन सिलेबस में है नहीं है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन है? अगला क्वेश्चन ये है इसमें आधुनिक हिंदी कविता को क्या, दूसरा क्वेश्चन इसमें है आधुनिक हिंदी कविता को, आधुनिक हिंदी कविता को कितने भागों में बांटा गया है, कितने कितने भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन अपने सिलेबस में है। देखो एक तो ये ऊपर था पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, उसकी समय सीमा, ये सिलेबस में नहीं है। जो गिर गिर के ही तो टूट गई है। ठीक है। ये वाला सिलेबस में नहीं है इंटर के। ठीक है। अभी ये जो अपन लेक्चर देख रहे हैं तो गैस पेपर वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। तो गैस पेपर का ये क्वेश्चन, गैस पेपर का पहला क्वेश्चन ये है आधुनिक हिंदी कविता को कितने भागों में बांटा गया, उसकी समय सीमा बताएं। तो देखो, तो आधुनिक हिंदी कविता जो है तुम्हारा, जो आधुनिक काल अपन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? अपन ये 6 भाग देखेंगे और उनकी समय सीमा देखेंगे। 6 भाग कौन कौन से? देखो पहला है आपका भारतेंदु युग। क्या है? भारतेंदु युग। अब हमें इसकी दूसरा कौन सा है? द्विवेदी युग। ध्यान से सुनना, द्विवेदी युग। और तीसरा है आपका छायावाद। सबसे इंपॉर्टेंट भाग युग है ये सबसे ज्यादा आता है। जितने भी युग हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन है? छायावाद। उसके बाद प्रगतिवाद, प्रगति, प्रयोगवाद, नई कविता,
जैसे मान लो आपको एक ही युग तैयार करना है तो आप छायावाद करेंगे। सबसे इन 6 युगों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? छायावाद है। अच्छा, समय सीमा 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1920 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक, 1943 से 1950 तक, 1950 से अब तक। अब ये क्वेश्चन ही तैयार हो गया। ठीक, अब ये 6 क्वेश्चन तैयार। अब इसमें 6 क्वेश्चन अपन को पढ़ने हैं। कितने? 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले कौन सा है? भारतेंदु युग। तो अब भारतेंदु युग पढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन है भारतेंदु युग। क्वेश्चन कैसे आएगा? भारतेंदु युग। एक युग में अपन क्या क्या पढ़ते हैं? एक युग में 3 बातें हैं। भारतेंदु युग की विशेषताएं। क्या विशेषताएं? या तो विशेषताएं करके आएगा या प्रवृत्तियां। भारतेंदु युग के काव्य गत प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां विशेषता या फिर काव्यगत प्रवृत्तियां बोली जाती। विशेषताओं को यहाँ क्या बोलते हैं? काव्यगत प्रवृत्तियां। उसके बाद कवि, उसके बाद रचनाएं, रचनाएं या कृतियां, रचना या कृतियां। जब भी कोई क्वेश्चन करो किसी भी सब्जेक्ट में करो, इन 2 बातों को ध्यान दो। सफलता का मूल मंत्र है ग्राफिक्स। आप जो भी याद करें ग्राफिक्स और ट्रिक्स की हेल्प से पढ़ें। अगर इन 2 पहिए मान लो, आपकी सफलता के 2 पहिए हैं, अगर आप अध्ययन ग्राफिक्स और ट्रिक्स से करते तो ये ऐसे 2 पहिए हैं जो एजुकेशन को आपको टारगेट तक पहुंचा देंगे। अध्ययन में इन 2 चीज़ों को सम्मिलित कर लें। जब भी हमें कोई क्वेश्चन लर्न करना है, ठीक, कोई थ्योरी टाइप है तो उसका एक ग्राफ बनाए। क्या बनाए? उस ग्राफ में चीज़ों को नोट करें। कोई टिपिकल वर्ड्स है तो वहाँ ट्रिक का यूज करें। और इसी तरीके से हम इन 2 पहियों की सहायता से तुम्हें सरकाते हुए ले जाएंगे टारगेट तक। तो देखते हैं, जैसे हम ये ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ किसका बन रहा है? भारतेंदु युग का। ऐसे कितने ग्राफ बनेंगे? 6 ग्राफ बनेंगे। ठीक, अब इन 6 ग्राफ को लास्ट में जोड़ के एक ग्राफ बना देंगे। कितना? एक पेज पर। कितना? तो एक पेज याद कर लो, आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया। लेकिन पहले अलग अलग पढ़ेंगे फिर उन्हें जोड़ेंगे, क्योंकि हम जब अलग अलग पढ़ के जोड़ेंगे तो अपन को ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं, हमें कब याद करना है? उनकी रचनाएं याद करना है। सबसे ज़्यादा कठिन होता है कवि और उनकी रचनाओं को याद करना। ठीक, प्रवृत्तियां या विशेषताएं तो सब लोग याद कर सकते हैं। ठीक, हम ट्रिक की सहायता से बताएंगे, ध्यान से देखें। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत सिंपल सी है कि भारत का प्रताप। किसका? हम ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ ट्रिक लिख रहे हैं हम, भारत का, भारत अपना देश है, सभी लोग जानते हैं। अपने देश पे ट्रिक बन रही है। भारत का प्रताप, भारत का प्रताप पूरे जग में, जग माने संसार, जग में है प्रेम के कारण। क्या? प्रेम के कारण। ठीक, भारत ने कभी देश पर, किसी दूसरे देश पे कभी आक्रमण नहीं किया। सभी देशों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है। हाँ, जब अपने देश पर कोई आक्रमण करे तो बात अलग है कि उसके उत्तर देने के लिए अटैक करे। ठीक है, लेकिन वैसे कभी नहीं करता है। तो हम क्या कह रहा है? भारत का, इस पर ट्रिक बना दी हमने, भारत का प्रताप पूरे जग में है। क्या कारण? प्रेम के कारण। जैसे अभी कोविड-19 आया था तो अपन ने सब अन्य देशों को भी वैक्सीन दी। ठीक है, इस समय भारत का प्रताप काफी बढ़ रहा है। ठीक है, भारत का प्रताप पूरे जग में है प्रेम के कारण। इस समय, पहले अपने भारत देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी इज्जत नहीं थी। ठीक है, इतना जलवा नहीं था, लेकिन आज काफी मजबूत से खड़े हैं अपन लोग। तो हम क्या कह रहा है? भारत का प्रताप पूरे जग में है। किसके कारण? प्रेम के कारण। जिस ट्रिक अपन याद कर सका था, जहाँ कोई परेशानी तो है नहीं। इससे अब देखो 4 गोला लगाया हमने, 1 2 3 4। ठीक है, इन 4 गोलों से 4 कभी याद आ जाएंगे। कितने कभी? भारत से याद आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
अच्छा, जो पहले कवि हम लिखाएंगे वो प्रवर्तक होंगे। क्या होंगे? प्रवर्तक। क्वेश्चन ऐसे बनता है, भारतेंदु युग के प्रवर्तक का नाम बताओ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक कोटि याद हो गई। पहले जो कवि हम बताएंगे किसी भी युग में वो उसके क्या होंगे? प्रवर्तक होंगे। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरे प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। दूसरे कवि कौन आ जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र। फिर जगमोहन, जगमोहन सिंह। उसके बाद आ जाएंगे प्रेम घन, प्रेम, इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्रीनारायण चौधरी। अब प्रेम घन से भी काम चला सकते हैं, ठीक। अब देखो 4 कवि हमेशा याद रहेंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। एक ट्रिक याद रखो, भारत का प्रताप पूरे जग में है प्रेम के कारण। और ये सत्य बात है, भारत का प्रताप पूरे जग में है प्रेम के कारण। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन, प्रेम घन। अब इनकी रचनाएं देखो। सबसे कठिन पोर्शन तो यही होता है और यही तुम्हें सबसे ज्यादा याद कराएंगे हम। एक एक से ब्रह्मास्त्र है, एक से एक। अब देखना, कहानी सुनो। कहानी क्या है? एक हरि थे, कोई नाम है हरि, ठीक। हरि को प्रेम हो गया, हरि को क्या हो गया? हरि को प्रेम हो गया, हरि को क्या हो गया? हरि को प्रेम हो गया है, ठीक। हमने जैसे कही हरि को प्रेम हो गया, एक ने पूछा लड़के सर किससे हो गया है, कहाँ पे हो गया है, ठीक। तो हमने कहा हरि को प्रेम हो गया मल्ल का शेरा बस से। कौन सा है? मल्ल का, याद रखियो। हरि को प्रेम कौन सा होगा? मल्ल का से। तो याद रहेगो, हरि की पहली ये हरि की रचना हो गई प्रेम मल्ल का। कहाँ भाव? तो सरोवर में। सरोवर में क्या करवे गए थे? फूल लेवे गए थे। क्या लेवे गए थे? सरोवर में जब ये फूल लेने गए थे तो वहां मल्ल का मिल गई। क्या मिल गई? तो हरि को प्रेम हो गया। तो 3 रचना याद रहेंगी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम। ये 3 रचना कौन की हैं? ये 3 रचना तुम्हारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु, हरि को प्रेम हो गया है मल्लिका से जब सरोवर में फूल लेने गए। तो 3 रचना, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। फूल आ गए यानी पुष्प आ गए। अब नारायण भगवान को, क्या नारायण भगवान को प्रेम पूर्वक पुष्प चढ़ा दो, प्रेम पुष्पावली। ये प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। प्रताप नारायण, हमने कही नारायण को प्रेम पूर्वक पुष्प चढ़ाइए, नारायण को। तो नारायण की रचना क्या है? प्रेम पुष्पावली। मोहन है जी, मोहन कृष्ण को भी तो कहते हैं। हेलो, मोहन की संपत्ति लता जी हैं, प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति। हमने कहा इनकी सखी थी मोहन की, कृष्ण की एक सखी थी लता जी को थी, इसने लता नाम तो का। तो हमने ट्रिक बनाया था, मोहन की संपत्ति को है लता, प्रेम संपत्ति लता। सब में रचना देखो, तीनों कवियों में देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम मल्लिका, प्रताप नारायण प्रेम पुष्पावली, जगमोहन प्रेम संपत्ति। सब रचना प्रेम से बनी है, लेकिन बेचारे इनके नाम में ही प्रेम है। क्या है? प्रेम घन, लेकिन इनकी रचना में प्रेम है ही नहीं है। तो फिर इनकी कैसे याद रखोगे? इनका तरीका हम बताते हैं दूसरा, देखते हैं। ये ध्यान से देखना, ये लाइनें खींची हैं उसमें गड़बड़ निकल रहे हैं। प्रेम, हमने क्या कहा? जब किसी को प्रेम होता है, जब किसी को प्रेम होता है, ध्यान सुनियो, तो उसके हृदय में आनंद का उदय होता है। क्या होता है? हम ट्रिक क्या बताएं? जब किसी के हृदय में प्रेम भावना होती है तो उसके हृदय में आनंद का उदय होता है। तो याद रहेगी आनंद अरुणोदय। आनंद, कैसी ट्रिक लॉजिक है देखो, जब किसी के मन में क्या होता है? हृदय में प्रेम हो तो आनंद का उदय होता है। तो आनंद का उदय माने आनंद अरुणोदय। प्रेम घन की रचना कौन है? आनंद अरुणोदय। तो इस तरीके से तुमने देखा, ये वाली हमने एक टेबल तैयार करा दी। अब 4 कवि, उनकी रचना। फायदा, भारतेंदु युग के 4 प्रमुख स्तंभ आ जाए, 4 प्रमुख स्तंभ तो ये लिखोगे, उनकी रचना है तो ये लिखेंगे। जितना पूछे परीक्षा में उतना लिख देना है। 2 कवि पूछे तो 2 लिख दो, 1 पूछे तो 1 लिख दो, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं। अच्छा, उन्हें सर
ये थोड़ा आता तो है, लेकिन जब पेपर कठिन बनता है तब ये पूछते हैं। पेपर सरल बनता है तो विशेषता ही पूछते हैं। तो विशेषता भी है, सबसे पहले अपन विशेषता याद करेंगे। देखते हैं विशेषता। विशेषता कैसे याद करेंगे? हम क्या कह रहे हैं, देखो हम कह रहे हैं अपने राष्ट्र व समाज का विकास चाहते हो, ट्रिक है। हमने क्या, राष्ट्र व समाज का विकास चाहते हो, हमने ट्रिक क्या कहा, हम ट्रिक बना रहे हैं। हमने क्या, हम बच्चों से पूछ रहे हैं अपने राष्ट्र व समाज का विकास चाहते हो? तुमने कहा हाँ सर चाहते हैं। तो हमने कहा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करो, हिंदी को सपोर्ट करो ना, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करें। उन्हें सर कैसे करें? हास्य व्यंग शैली में, हंसी मजाक में, हास्य व्यंग शैली में, तो किसी को बुरा ना लगे। ठीक, ट्रिक क्या है? राष्ट्र व समाज का विकास चाहते हो? हमने क्या कहा तुमसे, राष्ट्र व समाज का विकास चाहते हो? तुमने कहा हाँ सर चाहते हैं। तो हमने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करें हास्य व्यंग शैली में। देखो 4 विशेषताएं याद रहेंगी आपको। पहली विशेषता यहाँ से बना लो, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, हास्य व्यंग शैली का प्रयोग। 4 विशेषता अपनी याद हो गई। कितने? यहाँ लिख लो नंबर डाल के, 1 2 3 4। पहली विशेषता राष्ट्रीयता की भावना, मतलब देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता के, सामाजिक चेतना का विकास, सामाजिक चेतना का विकास, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, हास्य व्यंग शैली का प्रयोग, हास्य व्यंग शैली का प्रयोग, हास्य व्यंग शैली का प्रयोग, हास्य व्यंग शैली का प्रयोग। हो गई 4? बोलो। इस तरीके से भारतीय हिंदी योग आपका कंप्लीट हो गया। बस टाइम होगा।